हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। चैप्टर नंबर 7 लैंडफॉर्म्स इन देयर इवोल्यूशन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स कैसे बनते हैं, और हमने रनिंग वाटर 5 एजेंट है हमारे, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर एंड सी वेव्स। इसमें से रनिंग वाटर कर रहे हैं हम अभी। इसमें हमने इसके इरोजनल फीचर्स देख लिए हैं कि किस तरीके इरोजनल फीचर्स रनिंग वाटर बनाती है। तो अब टर्न है हमारी डिपोजिशनल फीचर्स की। इरोजनल फीचर्स को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, अभी जस्ट फ्रेश पढ़ा है, ठीक है। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को इंस्टा पे डाल देना, सो दैट यू नो आई एम मे बी, अगर मैं यहाँ पे रिप्लाई ना कर सकूँ तो जस्ट ड्रॉप मी मैसेज ऑन दी इंस्टाग्राम, आई ट्राई टू रिप्लाई देयर, और आई ट्राई टू फॉरवर्ड सम लिंक, और मे बी आई एक्सप्लेन कि किस तरीके से यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। ऑल राइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विच एजेंट, यस, रनिंग वाटर एजेंट। सो सबसे पहला डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इसका बनता है एलुवियल फेन्स। एलुवियल फेन दिस इज नॉट लाइक पंखा वाला फेन नहीं है, दिस पंखा वाला इस तरीके से जो फेन्स बनते हैं वो फेन्स होते हैं एलुवियल फेन्स। सो एलुवियल फेन्स जो होते हैं, जब कोई भी स्ट्रीम ऊपर से आती है तो क्या ये इरोजन तो लेके आ ही रही है, पास में सेडिमेंट्स तो ही, जब ये ऊपर हाई स्लोप से लोअर स्लोप पे जब फॉल होती है तो ये जो भी सेडिमेंट लेके आई है ना, उसको यहाँ पे नीचे के लेवल पे बिखेर देती है, यहाँ पे इसका सेडिमेंट बिखर जाता है। सो दिस मेक्स अ एलुवियल प्लेन। जब ये हायर लेवल ब्रेक्स इनटू फुट स्लोप्स, जैसे हिमालय के फुट स्लोप पे आपको बहुत सारे एलुवियल प्लेन्स देखने को मिलेंगे, तो लो ग्रेडियंट पे जैसे ही आती है सेडिमेंट को यहीं पे डाल देती है और पानी आगे बह जाता है। नॉर्मली जो कोरस लोड होता है दैट इज कैरीड बाय द स्ट्रीम, माउंटेन स्लोप से आता है, सो दिस लोड बिकम टू हैवी। तो ये क्योंकि देखो ऊपर क्या है, स्टीपी स्लोप है, नीचे जेंटलर स्लोप है, तो जैसे जेंटल स्लोप पे आएगी इतने हेवी लोड को ये कैरी नहीं कर पाती है, तो ये उसको वहीं पे डाल देती है। गेट्स डम्प्ड एंड इट स्प्रेड्स लाइक अ कोन, इस तरीके से स्प्रेड हो जाता है, ये दिख रहा है आपको, एक कोन की तरह स्प्रेड हो जाता है। तो ये होता है हमारा एलुवियल फेन्स। तो इसको बोलते हैं जनरली जो स्ट्रीम विच फ्लो ओवर फोन्स आर नॉट कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल चैनल्स फॉर द लॉन्ग एंड शिफ्ट देयर पोजीशन अक्रॉस द फेन फॉर्मिंग मेनी चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये दिख रही है आपको छोटी छोटी रेल्स आती हुई, क्योंकि जब यहाँ से रिवर आ रही है तो यहाँ पे उसको बहुत सारा सेडिमेंट मिलेगा विच वर्क्स एज अ ब्लॉक की तरह वर्क करता है कि यहाँ पे इसके वे को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और ये अगर नीचे लो स्लोप है तो ये सडनली सेडिमेंट डिपोजिशन की वजह से थोड़ा हाई स्लोप, हाई ग्रेडियंट में चला जाता है, तो उसकी वजह से रिवर इसको काट के नहीं निकल पाती है, रेदर ये इसके आसपास से इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, मतलब रिवर यहाँ पे बिखर जाती है। ऐसे समझो एक स्ट्रीम आ रही थी, इट टर्न्स इनटू मेनी स्ट्रीम्स, तो इसको बोलते हैं एलुवियल फेन्स। इस तरीके से बनता है, ओके। इट डिपोजिट्स लाइक अ फैन। यहाँ पे हाई स्टीपी स्लोप है, जैसे ही लो ग्रेडियंट पे आई और यहाँ से ये एज अ डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से फिर ये निकलना स्टार्ट हो जाती है। जनरली ये फुट हिल्स में दिखाई देती है, और ये दे आर इन द ह्यूमिड एरियाज normally low cones with a gentle slope from head to toe, and they appear as a high cone जब steepy slope in arid और semi arid climate होता है। तो ये डिफरेंस है, इसको यहाँ पे स्टार लाइन कर लो। अगर ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर बनाती है तो लो कोन्स बनाती हैं, और अगर एरिड एरिया के अंदर बनाती है तो हाई कोन्स बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिपोजिशनल फीचर है डेल्टास। डेल्टास आपने डेफिनेटली, हमने जब रिवर की बात करी थी तब हमने इतना पढ़ा था कि जो वेस्ट साइड में फ्लो होती है रिवर वो इतना डेल्टा नहीं बनाती, ईस्टर्न साइड वाली रिवर्स बहुत डेल्टा बनाती है। सुंदरबन का डेल्टा हमारा वन ऑफ दी लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड है। तो डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा इज ऑल्सो लाइक एन एलुवियल फेन। यहाँ पे भी रिवर अपना जो भी सेडिमेंट्स है उसको डीलोड कर रही है, उसको अनलोड कर रही है, जो भी इसको सेडिमेंट है उसको नीचे बिछा रही है, लेकिन इसकी लोकेशन अलग होती है। जो एलुवियल फेन्स है इसकी लोकेशन होती है यूथ से जब मेच्योर स्टेज में एंटर होती है तब, और डेल्टा की कब लोकेशन होती है, जब बिल्कुल अभी रिटायरमेंट के टाइम पे जो अभी बिल्कुल सी के अंदर फॉल होने वाली होती है, तब जब सी के फॉल होने से जस्ट पहले ये सी के माउथ पे बनता है हमेशा। तो रिवर जो लोड कैरी करके लाती है उसे फाइनली यहाँ पे जब जैसे ही ये सी के अंदर एंटर होने वाली है, यहाँ पे स्लोप बहुत कम हो जाता है, ये बिल्कुल सी लेवल के बराबर आ जाता है। तो इस लो स्लोप की वजह से और बहुत हेवी सेडिमेंटेशन की वजह से ये इसको कैरी नहीं कर पाती है, और ये इसको यहाँ पे स्प्रेड कर देती है ओवर एंड इनटू द
सी। अगर ये लोड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जैसे जो हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है उसका विड्थ कितना है। अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ का विड्थ बहुत कम है, जैसे कि हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट में क्या है कि सबसिडेंस है, फ्लैंक हो गया था नीचे ना, तो उसकी वजह से वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का विड्थ बहुत कम है, तो वहाँ पे जो भी रिवर्स डेल्टा बनाती है, स्पेशली वेस्टर्न कोस्ट में जहाँ पे सबसिडेंस है वहाँ पे सडनली नीचे फॉल हो जाता है जो भी सेडिमेंट आता है, तो यहाँ पे ईस्टरीज बनता है। अगर हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ का विड्थ है तो क्या होता है, वो जो सेडिमेंट है हमारा, ये इस पर धीरे धीरे इस पर स्प्रेड होता रहता है। आगे जब हम ओशन वाला एक चैप्टर पढ़ेंगे तब आप इसमें देखोगे कि कैसे जो सेडिमेंट है वो इससे स्प्रेड होता हुआ इवन ओशन फ्लोर पे भी स्प्रेड होता है। ठीक है, तो अगर लोड इज नॉट कैरिड फार इनटू द सी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द कोस्ट, बिल्कुल अंदर सी तक नहीं जाता है और कोस्ट पे ही हो जाता है, तो इट स्प्रेड्स एंड अक्यूमुलेट्स इन द लो कॉन, ऐसे लो कॉन में ये अक्यूमुलेट हो जाता है। अनलाइक इन दी एलुवियल प्लेन्स, जो डिपॉजिट्स होते हैं डेल्टा में वो बहुत वेल सॉर्टेड होते हैं, क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन दिखता है कि सबसे पहले जैसे ही डेल्टा बनना स्टार्ट होगा आपको कोरस मटेरियल दिखेगा, फिर आपको फाइन एंड द फाइनेस्ट मटेरियल दिखेगा। ठीक है, कोरस मटेरियल सबसे पहले और फाइन मटेरियल सबसे बाद में इनटू द सी चला जाता है। जब हम आगे ओशन वाला पढ़ेंगे, ओशन सेडिमेंट, तो उसमें आप देखना कि जो अबेसल प्लान्स हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो एकदम फाइनेस्ट मटेरियल होता है ना, कि एकदम बारीक है, जो डिपॉजिट हो ही नहीं रहा है, वो पानी के साथ बह के अंदर समुद्र के अंदर चला जाता है और फिर वहाँ पे धीरे धीरे सेटल डाउन होके नीचे ओशन बेड के अंदर एक बहुत ही थिन सेडिमेंट की लेयर बनाता है। तो जितना ज़्यादा सेडिमेंट जो है वो ओशन के अंदर फॉल होता जाएगा उतना ही वो फाइनर होता जाएगा। जैसे जैसे डेल्टा ग्रो होता है वैसे डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कंटिन्यूसली ग्रो होती रहती है, एंड द रीज़न बीइंग कि जितना ज़्यादा सेडिमेंटेशन होगा रिवर को उतना ज़्यादा ब्लॉकेज मिलेगा और वो उतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटरीज में इंक्रीज़ होती जाएगी और उनकी लेंथ भी इंक्रीज़ होती जाती है। अच्छा, डेल्टास के अंदर एक दूसरी देखो इस तरह का ये बर्ड फुट डेल्टा है। दिस इज़ लाइक अ बर्ड, जैसे बर्ड का एक पंजा होता है ना, उस तरीके से फैला हुआ एक डेल्टा है। ये मेन रिवर आ रही है यहाँ पे और ये यहाँ पे छोटे छोटे आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स दिख रही होंगी, ये पूरा सेडिमेंट्स हैं जो उसने बिछाया है यहाँ पे। इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा होता है। डिपोजिशन इज देयरफॉर एनकरेज्ड एज द हाइड्रोलिक रेडियस ड्रॉप्स एंड द रिवर बिकम वेरी लेस एफिशिएंट और बिगेस्ट सेडिमेंट्स आर ड्रॉप्ड फर्स्ट। यहाँ पे कोरस सेडिमेंट होता है, जैसे ही होगा यहाँ पे फाइनर सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स होते हैं जो बहुत सालों से बन रहे हैं, तो ये दीज आर द बेड ऑफ द डेल्टा का बेड होता है ये। ओके, तो यहाँ पे सेडिमेंट की वजह से छोटे छोटे डेल्टास भी बन जाते हैं। आपको जैसे सुंदरबन वाला डेल्टा है तो वहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट के आइलैंड्स दिखाई देंगे, तो ये सेडिमेंट्स एक जगह पे डिपॉजिट होते रहते और फिर ये एकदम बिल्डअप हो जाते हैं। जैसे कि अपना मजूली आइलैंड है ब्रह्मपुत्र का, दैट इज़ अ रिवर बेड आइलैंड बट दैट इज़ ऑल्सो बेड ऑफ द सेडिमेंट्स। सिमिलरली डेल्टास के पास में भी जो सेडिमेंट्स हैं वो एकदम कॉम्पैक्ट हो जाता है और आइलैंडिक फॉर्म में बन जाता है, उसके आसपास से रिवर निकलती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में फॉर्म हो जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल डेल्टा में तो यही होता है कि इस तरीके से ये फैल जाता है, लेकिन जब ये नीचे फैलता है तो ये टर्बिडिटी करंट को डालता है, क्योंकि रिवर जब अचानक से समुद्र के अंदर गिर रही है तो एक तो सेडिमेंट्स उसमें बिल्कुल आपको समुद्र का जहाँ पे डेल्टा दिखेगा वहाँ पे समुद्र का पानी आपको इतना साफ कभी नहीं दिखेगा, और दूसरा इसकी डिफरेंट फॉर्म्स बनाता है ये। जैसे एक तो क्यूस्पेट डेल्टा बनता है इस तरीके से, आर्क्यूएट डेल्टा बनता है एंड बर्ड्स फुट डेल्टा बनता है। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द डेल्टास के कितने तरह का डेल्टा बनता है। ओके, अब है हमारा फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीव्स एंड द पॉइंट बार्स। तीनों साइड बाय साइड भी बन सकते हैं, अलग अलग भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनका लोकेशन कहाँ पे है। सबसे पहले देखते हैं फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं। फ्लड प्लेन्स क्या हैं? दे आर डिपोजिशनल फीचर्स, ये तो हमें डेफिनेटली पता है। बिल्कुल वैसे जैसे हमने वी शेप वैली में बात करी थी ना कि डिपोजिशनल फीचर्स हैं, थोड़ा सा फ्लड प्लेन बनाता है या बिल्कुल भी नहीं बनाता है वी शेप के बाद में, वैसे ही अगर ये बड़े एरिया पे बन जाएं, दिस डिपोजिशनल फीचर्स आर ऑन ए लार्जर मेजर लैंडफॉर्म, तो वो फ्लड प्लेन्स हो जाते हैं। लार्ज साइज मटेरियल जो है वो पहले डिपॉजिट हो जाएगा, रीज़न बीइंग कि क्योंकि वो हेवी है, ग्रेविटी से पहले हो जाएंगे जब स्ट्रीम अपने चैनल को ब्रेक करके जनरल स्लोप पे आती है।
उसके बाद में जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएगी, जो फाइन साइज्ड मटेरियल है ना, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब उसके साथ कैरी होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें जेंटल स्लोप में, उसके जो जेंटलर चैनल है उसके अंदर मूव करता जाएगा। और उसके बाद में स्लोली ये जो फाइनर मटेरियल है ये भी डिपॉजिट होता जाएगा। दे आर यूजुअली फाउंड इन द प्लेन्स एंड डिपॉजिटेड ओवर द बेड एंड व्हेन द वाटर स्पिल्स ओवर द बैंक ड्यूरिंग द फ्लडिंग अबाउट द एरिया। इस तरीके से फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीव्स नहीं, वी वांट टू सी द फ्लड प्लेन्स। हाँ देखो, जो सैंड है वो जनरली अपर जो एरिया होता है, ये अपर एरिया है, अपर एरिया के अंदर सैंड जो बड़ी कोर्सर मटेरियल होता है वो यहाँ पे हो जाता है। दिस रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो और उसके बाद में जैसे ये आगे जाती जाएगी, सिल्ट एंड क्ले जो फाइनर मटेरियल है वो इसके साथ में बहेगा। और अगर किसी दिन पानी फ्लड स्टेज में आया तो जो सिल्ट एंड क्ले या जो बाकी इसका सेडिमेंट है वो आसपास के एरिया में बिछ जाएगा। उसके बाद जब पानी वापस रीसीड हो जाएगा तब ये वापस इस स्टेज में पहुंच जाएगा और ये वाला जो पूरा एरिया है, दिस विल बी अ डिपोजिशन ऑफ अवर एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का ये डिपोजिशन हो जाएगा एंड दिस इज वेरी फर्टाइल। इस डायग्राम को बना लो जब भी फ्लड प्लेन की बात आए, या इवन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्लड ऑल्सो, जब आप फ्लड की भी बात करोगे तो भी ये फ्लड प्लेन्स यहाँ पे दिखाना है कि किस तरीके से वी हैव स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन दीज फ्लड प्लेन्स। तो जब आप फ्लड प्लेन में सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाओगे और कभी बारिश आएगी और जब फ्लड आएगा तो जाहिर सी बात है ना कि यहाँ पे पूरा फ्लड से डेविस्टेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लड प्लेन्स का। तो देखो ये बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस, जब आपको ना मटेरियल को इंटीग्रेट करना होता है कि किस तरीके से यहाँ से ये टॉपिक पढ़ा, ये वाला इसको मैं कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, तो ये आपको यूज़ करना है। इसको जब आप फर्टिलिटी के लिए लिखो या जब आप अगर एलुवियल सॉइल के बारे में भी क्वेश्चन आए या फिर अगर सॉइल रिजर्वेशन का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर इन सारे डायग्राम्स को यूज़ करना सीखना है। ओके, तो ये तो बात हो गई फ्लड प्लेन्स की। तो जो रिवर बेड होता है, रिवर जो बेड होता है, इट इज़ मेड ऑफ द रिवर डिपोजिट्स इन द एक्टिव फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन उसका रिवर का बेड बन जाता है। तो फ्लड प्लेन अबाउट द बैंक इज इनएक्टिव फ्लड प्लेन। जाहिर सी बात है, इनएक्टिव फ्लड प्लेन के अंदर क्या होगा, इट विल कंटेन टू टाइप ऑफ डिपोजिट्स। एक तो फ्लड डिपोजिट होता है और एक चैनल डिपोजिट्स होता है। ओके, ये आ रहा है समझ में? दो तरह के फ्लड प्लेन हैं, एक्टिव एंड इनएक्टिव। एक्टिव फ्लड प्लेन कौन सा है? जो रिवर का बेड है, जो रिवर के डिपॉजिट से बना हुआ है, जिसके ऊपर रिवर बहती है, रिवर का नीचे का फ्लोर। और इनएक्टिव फ्लड प्लेन कहाँ पे है? जहाँ पे कभी जब फ्लड आता है तब रिवर ऊपर की तरफ बह जाती है। इट इज़ अबाउट द बैंक्स, अबाउट द बैंक होता है ये। रिवर के जो कॉर्नर्स होते हैं, ये वाला अबाउट द बैंक्स, दिस इज इनएक्टिव फ्लड प्लेन। तो इनएक्टिव फ्लड प्लेन में दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, जनरली फ्लड डिपॉजिट एंड चैनल डिपॉजिट। प्लेन एरियाज के अंदर जब चैनल बहुत जल्दी से शिफ्ट करता है, क्योंकि स्लोप क्या है, कम है, और सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है, और जहाँ पे भी रिवर को स्लोप मिलेगा वो अपना चैनल चेंज कर लेती है, लिटरली चेंज कर लेती है, एंड चेंज their course occasionally leaving the cut off course which gets fills up with the gradually। और जैसे ही वो उसको छोड़ के दूसरे पे जाती है वो occasionally उसमें fill हो जाता है। such areas over the flood plains built by an abandoned or the cut off channels they contain the porous deposits, क्योंकि वो ऊपर की तरफ होते हैं और वो थोड़े बिल्कुल फ्लड की जो एम्बैंकमेंट्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, उनके पास में होते हैं, तो वहाँ पे कोरस डिपॉजिट होता है, तो वो होता है चैनल डिपॉजिट। फ्लड डिपॉजिट क्या होता है कि जब पानी स्पिल ओवर होके आसपास के एरिया में चला जाता है तो वो फाइनर मटेरियल को डिपॉजिट कर देता है, जैसे सिल्ट एंड क्ले, तो वो होता है हमारा फ्लड डिपॉजिट। चैनल डिपॉजिट का क्या हुआ, चैनल के बिल्कुल पास में जहाँ पे कोरस मटेरियल मिल रहा है। और फ्लड डिपॉजिट क्या हुआ, जब पानी स्पिल होके आसपास के एरिया में फैल गया है तो वहाँ पे सिल्ट और क्ले डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज़ फाइनर मटेरियल डिपोजिशन, दैट इज़ फ्लड डिपॉजिट। तो जो डेल्टा है हमारा, जो डेल्टा में जो सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज दी फ्लड प्लेन। इसको स्टार मार्क करो, दिस इज़ अ गुड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, सेकेंड है हमारा नेचुरल लीव्स इन द पॉइंट बार्स। नेचुरल लीव एंड पॉइंट बार्स क्या होते हैं? सो ये दोनों ना फ्लड प्लेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। आप इस डायग्राम में देखोगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीव्स और पॉइंट बार सब एक साथ में होते हैं। ये जो सबसे नीचे वाला एरिया है, दिस इज फ्लड प्लेन। क्या होगा कि कभी रिवर में जब पानी ज़्यादा आएगा तो पानी इसका स्पिल ओवर होकर नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे हमारी फर्टाइल सॉइल है। इसमें भी दो तरह का होता है, पास में जो है चैनल और दूर जो होता है वो फ्लड डिपॉजिट्स होता है। अभी देखो नेचुरल लीव्स क्या होता है। नेचुरल लीव्स आर फाउंड अलोंग द बैंक ऑफ अ लार्ज रिवर। लार्ज रिवर की बैंक के पास में मिलता है। दे आर
लो होते हैं, लीनियर होते हैं, और जो रिवर का बैंक है इसके पैरेलल के अंदर चलते हैं, कोरस डिपॉजिट से बने हुए होते हैं। क्वाइट ऑफन कट इनटू इंडिविजुअल माउंट्स के रूप में आपको दिखाई देंगे। इस तरीके से ये लीव्स होती हैं, नेचुरल लीव्स। ये दिख रही है आपको, ये इंडिविजुअल माउंट्स में, इसमें लाइंस है ना, ये इंडिविजुअल माउंट्स हैं, इसके पास में होती है। दीज आर व्हाट मेड फ्रॉम दी कोरस मटेरियल, ठीक है, जो थोड़ा मोटा ग्रेन होता है ना उससे। और ये बिल्कुल इस रिवर के पैरेलल में पास में ये यहाँ पे डिपोजिशंस चलते रहते हैं। दिस इज़ व्हाट नेचुरल लीव इज़। जब फ्लड होता है, पानी स्पिल ओवर हो जाता है बैंक से, तो वेलोसिटी, वाटर का वेलोसिटी कम हो जाता है। इसकी वजह से जो लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं, विच मीन्स जो कोरस पार्टिकल्स हैं, वो बिल्कुल बैंक के पास में डिपॉजिट हो जाते हैं। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी मटेरियल दे गेट डम्प्ड इमीडिएटली इनटू द विसिनिटी ऑफ द बैंक एज अ रिजेस। और जो लो फाइन मटेरियल हो गया या जिसका लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो थोड़ा दूर जाके डिपॉजिट होता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लाइन। फिर से बता देती हूँ, फ्लड के दौरान क्या होगा, जब पानी अपने बैंक से, बैंक क्या होता है, ये जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको, ये जो इसके दो बॉर्डर्स होते हैं जिसके बीच में रिवर बहती है, इसको बोलते हैं बैंक। जब पानी बैंक से बाहर निकल जाता है तो पानी का वेलोसिटी थोड़ा स्लो हो जाता है, ओके, क्योंकि अभी वो नीचे लोअर एरिया में बहने लग गया है। तो उसमें जो लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं, जो कोरस ग्रेन्स होते हैं, उनका हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करते हैं। रेदर वो क्या होते हैं कि बैंक के पास में ही एज अ रिज बन के, यहाँ पे ये वाले एज अ रिज बन के यहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं। वेरेज जो फाइनर मटीरियल्स होते हैं, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी कोरस मटीरियल है ना, ये एज अ इस तरीके से एक जेंटल स्लोप लेके रिवर के पास में, बैंक के बिल्कुल पास में ये डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये लीव डिपॉजिट्स होते हैं। दीज आर द लीव डिपॉजिट्स। दे आर कोर्सर देन द डिपॉजिट स्प्रेड बाय द फ्लड वाटर अवे फ्रॉम द रिवर। क्योंकि जो फाइनर मटेरियल होता है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होने की वजह से वो दूर तक चला जाता है और यहाँ पे फाइन मटेरियल डिपॉजिट होता है और बिल्कुल यहाँ पे कोरस मटेरियल का डिपोजिशन होता है। जब रिवर लेटरली शिफ्ट करती है तो जो सीरीज ऑफ नेचुरल लीव्स हैं वो बन जाती है। ये अपनी क्या है, शिफ्टिंग करती है, तो शिफ्टिंग की वजह से नेचुरल लीव्स भी शिफ्ट होती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट बार। पॉइंट बार क्या होता है, दे आर ऑल्सो नॉन एज द मिएंडर बार्स बोलते हैं इनको। जब रिवर मिएंडर बनाती है, पहले हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से मिएंडर देखेंगे। इसके अंदर थोड़ा मिएंडर को ज़्यादा टेक्निकली देखेंगे। मिएंडर एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो और ये मिएंडर के कॉन्वेक्स वाले साइड की तरफ मिलते हैं लार्ज रिवर्स में। और यहाँ पे जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं वो बहुत ही लीनियर फैशन के अंदर वन बाय वन ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखेगा। स्टेप बाय स्टेप इसमें जो डिपोजिशन है सेडिमेंट्स का, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। जनरली ये अपने प्रोफाइल में बहुत यूनिफॉर्म होते हैं एंड दे इन द विड्थ एंड कंटेंट ऑल्सो दे हैव द मिक्स्ड साइज ऑफ सेडिमेंट्स। लेकिन जनरली जो रिवर के बिल्कुल पास में होता है, यहाँ पे कोरस मटेरियल होते हैं, जितना दूर जाता है इसमें थोड़ा सा फाइनर मटेरियल आता जाता है। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स। If there are more than one ridges which are narrow and elongated depressions, they are found in between the point bars also. River it builds a series of them depending upon कि water का flow कैसा है और supply of sediment कैसा है। अगर river अपना थोड़ा बहुत इधर से उधर course भी change करती है तो उसमें भी ये step by step point bars इस तरीके से बनते जाते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि point bar हमेशा convex side की तरफ बनते हैं। इसको ये और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा जब अभी ये meander वाला चैप्टर, ये meander वाला टॉपिक करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि इस तरफ में क्या होता है, क्योंकि कॉन्केव वाले साइड के अंदर इरोजन होता है और कॉन्वेक्स वाले साइड के अंदर डिपोजिशन होता है। एक ही मिएंडर के अंदर एक ही जगह पे, मतलब दोनों जो कट होते हैं उसमें एक जगह पे इरोजन होता है, दूसरी जगह पे डिपोजिशन होता है। ये वाली चीज़ अभी समझ में आ जाएगी। लेट मी जस्ट टेल यू इन दी नेक्स्ट टॉपिक ओनली। तो ये फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल लीव्स है ना। तो ये क्या हो, बिफोर फ्लड की बात है। जब फ्लड आया तो कोरस मटेरियल, इसको एक तो डायग्राम को अपने कॉपी में बना लो सबसे पहले। तो जब मटेरियल फ्लड आया तो जो कोरस मटेरियल है वो यहाँ पे पास में सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया, लेकिन दूर जाके फाइनर मटेरियल डिपॉजिट हो गया। फिर जब फ्लड का पानी वापस रिसीड हो गया तो पानी तो अपने फ्लो पे आ गया, लेकिन सेडिमेंट यहीं पे इसने फ्लड का प्लेन बना दिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं विच इज़ वेरी अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मिएंडर्स की। What is happening to this? We need single page continuous. Okay. So meander. Okay. Meanders क्या होते हैं, जब
रिवर सर्पिलाकार आकार में बहती है तो वो मेंडर कहलाता है। लूप लाइक चैनल पैटर्न जो होते हैं, लूप इस तरीके से लूपिंग हो रही है ना। तो जब लार्ज फ्लड प्लेन्स या डेल्टा प्लेन में जब रिवर को एक स्ट्रेट फ्लो नहीं मिलता है, बिल्कुल इस तरीके से सीधी जानी चाहिए लेकिन जा नहीं रही है क्योंकि स्लोप ही ऐसा है, तो ये इस तरीके से लूप साइड में जाती है एंड इट रेयरली फॉलोज द स्ट्रेट कोर्स। सो दिस इज नोन एज द मीएंडरिंग ऑफ द रिवर। ओके, ये देखो जैसे कि एक बूढ़ी गंडक रिवर का मीएंडर दिया हुआ है मुजफ्फरपुर बिहार के पास में, और यहाँ पे ये दिख रही है आपको, दीज आर ऑक्सबो लेक्स। तो एक टाइम पे इस ऑक्सबो लेक का मतलब क्या है कि ये मीएंडर है ना, ये पूरा यहाँ तक हुआ करता था, अभी ये कट गया है यहाँ से, तो अभी यहाँ पे मीएंडर हो रहा है। दीज आर ऑक्सबो लेक्स, दिस वन यू सी। और यहीं पे अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आपको लीव्स और चैनल्स भी मिल जाएंगे। सी हियर, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको नेचुरल, यहाँ पे इसके बिल्कुल पास में ये वाइट दिख रहा है मटेरियल, ये क्या है, इसका लीव बन रहा है ये, है ना। और बिल्कुल यहाँ पे आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिखेगा विच इज़ अवर पॉइंट बार्स, दोनों चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी। अच्छा, मीएंडर क्या है? मीएंडर इज़ नॉट अ लैंडफॉर्म बट ओनली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न। सबसे पहले तो ये चीज़ नोटिस करो, ये लैंडफॉर्म है ही नहीं, ये तो चैनल का एक पैटर्न है जिसको हमने नाम दे दिया है। तो फिर क्वेश्चन है कि हम इसे डिपोजिशन में क्यों पढ़ रहे हैं, फिर तो ये चैनल पैटर्न है। बहुत बार देखो सिंपल क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि मीएंडर किस टाइप का लैंडफॉर्म है, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं मीएंडर लैंडफॉर्म नहीं है, मीएंडर एक चैनल का पैटर्न है। और ये चैनल का पैटर्न चेंज क्यों हो गया है, क्योंकि उधर स्लोप कम हो गया और सेडिमेंट जो है वो ज़्यादा हो गया है। तो वाई इज़ दिस, क्योंकि prosperity of the water, it is flowing over a gentle gradient to work the lateral on the banks, इधर lateral erosion ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, unconsolidated nature of जो alluvial deposits हैं, it is making the bank with many irregularities, इसकी वजह से which can be used by the water to extract pressure laterally मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्रेशर हो रहा है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोलियस फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे। दो समझ आ गया, एक तो जनरल स्लोप और दूसरा एलुवियल डिपॉजिट्स। ओके, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोलियस फोर्स। ना कोरोलियस फोर्स जो है किसी भी बहती हुई चीज़ पे जिसमें भी स्पीड है उस पर कोरोलियस फोर्स काम करता है। वी हैव सीन द कोरोलियस फोर्स, वी हैव स्टडीड द कोरोलियस फोर्स। तो कोरोलियस फोर्स इस फ्लूइड पे भी काम करेगा, जैसे हवा पे काम करता है, जैसे ओशन करंट पे काम करता है, तो क्या रिवर पे नहीं करेगा? एग्जैक्टली लाइक दैट, ये इस बहते हुए फ्लूइड को डिफ्लेक्ट कर देता है, जस्ट लाइक इट डिफ्लेक्ट द विंड। और ये कोरोलियस फोर्स रिवर पे भी एक्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन के अंदर थोड़ा सा चेंज होता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि कोरोलियस फोर्स का क्या नेचर होता है कि जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा कोरोलियस फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी स्पीड कम है, वेलोसिटी कम है इसकी, तो कोरोलियस फोर्स का इम्पैक्ट भी कम होगा, लेकिन होगा। तो जब ग्रेडियंट ऑफ द चैनल एक्सट्रीमली लो हो जाता है, पानी बहुत ही धीरे धीरे फ्लो होता है, और तो ये अभी लेटरल इरोजन का काम करेगा, मतलब अपने बैंक्स को कट करना स्टार्ट करेगा। अगर थोड़ी सी भी इरेगुलरिटीज हुई, स्लोप में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ या आगे सेडिमेंट्स हो गया अलोंग द बैंक, तो इट स्लोली गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्मॉल कर्वेचर। मतलब अभी ये इतनी रिवर, मान लो अभी मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, सो अंडरस्टैंड इट इन दी ह्यूमरस वे ओनली। ये रिवर नीचे आ गई है, इतना दूर से चल के आई है, नाउ इट इज़ सो लेजी। ये बोल रही है कि यहाँ पे अगर सेडिमेंट है ना तो रहने दो यार, इसको कौन ही हटाएगा, मैं साइड से चली जाऊँगी। तो चलो ये साइड, हालांकि इधर से आ रही, तो ये बोल रही है कि छोड़ो यार, साइड से चलो, जहाँ से स्लोप है, जहाँ पे सबसे कम पावर लगाना पड़ रहा है, उधर से चल लो। सो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग हियर, कि जहाँ पे भी थोड़ी बहुत भी इरेगुलरिटीज मिली अलोंग द बैंक, तो इट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्मॉल कर्वेचर, ताकि वो उस इरेगुलरिटी को स्किप करके निकल सके। तो ये जो इसके कर्वेचर होते हैं ना, क्योंकि पानी तो बह ही रहा है, पानी एनीवेज अपना काम तो करेगा ही, तो ये जो कर्वेचर्स होते हैं, ये दे कर्वेचर का मतलब हुआ कि जहाँ पे ये कर्व हो रही है ना, ये वाले जो कर्वी एरियाज है इसके, यहाँ पे लेटरल इरोजन तो चलेगा ही, इरोजन तो होगा ही, तो इस इरोजन की वजह से ये और भी ज़्यादा वाइडन होती जाएगी। ओके, तो जो इनसाइड ऑफ द कर्व है वहाँ पे डिपोजिशन होगा, और जो आउटसाइड ऑफ द कर्व है वहाँ पे इरोजन होगा। दैट मीन्स कि इनसाइड ऑफ द कर्व क्या है, ये वाला, दिस इज इनसाइड ऑफ द कर्व। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन होगा यहाँ पे। तो जो पॉइंट बार बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, यहाँ पे दिख रही है आपको ये पॉइंट बार, और
जो आउटसाइड ऑफ द कर्व है वहाँ पे क्या होगा, इरोजन होगा। यहाँ पे इरोजन हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो पॉइंट बार्स हैं, यहाँ पे पॉइंट बार्स बन रहे हैं। पॉइंट बार्स कहाँ पे बनेंगे, जहाँ पे कॉन्वेक्स साइड की तरफ बनेंगे। ये कॉन्वेक्स साइड है हमारा, ओके। तो यहाँ पे ये स्लिप ऑफ बैंक्स है, यहाँ पे डिपोजिशन होता जा रहा है कंटिन्यूसली, और यहाँ पे कंटिन्यूसली ये इरोड करती जाएगी। ओके अभी देखो आगे एक बार इसको डायग्राम से समझो। जैसे ये एक मेंडरिंग रिवर का क्रॉस सेक्शन है ना, तो इसमें ग्रेटेस्ट वेलोसिटी कहाँ पे रहेगी, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रेट चैनल। स्ट्रेट चैनल के अंदर इट अकर इन दी अपर मिडिल पोर्शन ऑफ द रिवर। लेकिन अगर रिवर मिएंडर कर रही है, ग्रेटेस्ट अगर कर्व कर रही है, तो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी कहाँ पे रहेगी, मिडिल में, लेकिन क्लोजर टू दी आउटसाइड बैंक। आउटसाइड बैंक कौन सा है इसका, जैसे अगर कोई रिवर है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो ये इसका आउटसाइड बैंक है, ओके। आउटसाइड बैंक पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी, विच ऑल्सो मीन्स कि आउटसाइड बैंक पे इरोजन सबसे ज़्यादा रहेगा, है ना, जहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी होगी। यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी है कम इनर साइड में, इनर कर्व पे, है ना, तो इनर कर्व में जब इरोजन वेलोसिटी कम होगी तो यहाँ पे ये डिपोजिशनल फीचर भी बनाएगी। दिस इज वेयर आवर डिपोजिशनल फीचर विल कम इन, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके से वेलोसिटी का और इनर एंड आउटर कर्व का और फिर हमारा डिपोजिशन एंड इरोजन का पूरा रिलेशन बन रहा है। आई होप आपको समझ आ गया। जैसे कि ये वाला देखो, इसमें रिवर इस तरीके से फ्लो हो रही है ना, तो ये है आउटर चैनल, ये है आउटर कर्व और ये है इनर कर्व। आउटर कर्व पे क्या होगा वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे पहले तो, और इनर कर्व वाला हमारा क्या है, कॉन्वेक्स साइड है। ये आपको पता है ग्लासेस की दो साइड्स होती हैं, तो कॉन्केव साइड में क्या है, वेलोसिटी है हाई, और जब हाई वेलोसिटी होती है तो लेटरल इरोजन होता है, विच मीन्स कि ये करेगा इरोजन। इनर के अंदर है स्पीड कम, वेलोसिटी है कम, और जब वेलोसिटी कम होगी तो रिवर क्या करती है, डिपॉजिट करेगी, तो यहाँ पे ज़्यादा डिपोजिशंस होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, पॉइंट बार्स मिलेंगे, दिस साइड पॉइंट बार्स, ओके राइट। सो एक तो ये हो गया। ये देखो मिएंडरिंग रिवर है, वेलोसिटी ग्रेटेस्ट होती है आउटसाइड ऑफ द कर्व पे, तो इरोजन डोमिनेंट होता है, इट कट्स, ये कट मार रही है इसको, और जब इनसाइड ऑफ द कर्व में वेलोसिटी कम होती है तो डिपोजिशन डोमिनेंट होता है। दिस इज द डायग्राम मिएंडरिंग के लिए, दिस इज द डायग्राम, यू गोटा मेक दिस डायग्राम व्हेन द क्वेश्चन कम्स, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद में ये ऑक्सबो लेक भी बनाती है उसकी वजह से। लेट्स हैव अ लुक। सो अगर कोई डिपोजिशन नहीं हो रहा है, कोई इरोजन या कोई अंडर कटिंग नहीं हो रही है, तो वो मिएंडर को रिड्यूस कर देगी, धीरे धीरे रिवर जो है अपना नॉर्मल चैनल के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मली मिएंडर लार्ज रिवर्स में होता है जहाँ पे कॉन्वेक्स साइड में एक्टिव डिपोजिशन होता है और कॉन्केव साइड में इरोजन होता है, विच मीन्स कॉन्केव साइड कौन सा है हमारा, आउटर चैनल। दिस आउटर चैनल इज अवर कॉन्केव साइड, और कॉन्वेक्स साइड कौन सा हो जाएगा, इनर साइड, जहाँ पे हमारा ये वाला इनर साइड, जहाँ पे हमारा डिपोजिशनल प्रॉपर्टी वाला काम चल रहा है। सो ये मेंडरिंग का एक डायग्राम है। अच्छा, कॉन्केव विच मीन्स आउटसाइड इज द कट ऑफ बैंक। कट ऑफ बैंक है ना वो, क्योंकि कंटिन्यूसली इरोड कर रही है, तो ये इसीलिए यहाँ पे स्टीप स्कार्प होता है। और जो कॉन्वेक्स है, क्योंकि वो डिपोजिशन कर रहा है, तो वो लॉन्ग इन जेंटल प्रोफाइल का होता है, उसे स्लिप ऑफ बैंक बोलते हैं। इन दोनों को स्टार मार्क कर लो। कट ऑफ और स्लिप ऑफ में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस जनरली कुछ नहीं है, वही सेम चीज़ है, बस इसको नाम दे दिया है। कट ऑफ क्यों बोला, क्योंकि ये इरोजन कर रहा है। स्लिप ऑफ क्यों बोला, क्योंकि ये डिपोजिशन कर रहा है, इसकी वजह से जेंटल स्लोप है, दैट्स इट। और जब मिएंडर बहुत बड़े बड़े लूप्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इरोजन की वजह से वो लूप्स कट हो जाते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे। ये दिख रहा है आपको, ये वाला इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रिवर आ रही है, ये इसका आउटर लूप है, और यहाँ से जब जा रही है तो ये इसका आउटर लूप है, राइट। ये आपको आउटर लूप इनर लूप समझ आ गया ना। तो ये क्या कर रहा है, इसको इरोड कर रहा है, इधर से ये इसको इरोड कर रहा है, ये इसको इरोड कर रहा है, इधर से ये इसको इरोड कर रहा है। इवेंचुअली क्या होगा कि पूरा इसका इरोजन हो जाएगा, और ये रिवर यहाँ से, इरोजन का मतलब क्या है कि रास्ता बन रहा है, काट रही है उसको, इट इज़ बियरिंग डाउन, विच मीन्स कि यहाँ पे स्लोप भी बन रहा है। तो इवेंचुअली क्या होगा कि ये रिवर को भी यहाँ से सीधा रास्ता मिल गया है, तो ये यहाँ से सीधे रास्ते से बहना स्टार्ट हो जाएगी, और ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगा, ये एरिया पूरा कट जाएगा। मिएंडरिंग नेक हैज़ बीन कट कम्प्लीटली, और ये ऑक्सबो लेक बन जाएगी हमारी यहाँ पे। अभी हमने देखी थी ऑक्सबो लेक, ये वाली, ये देखो ये क्या हो रहा था पहले, यहाँ पे
पहले ये रिवर इस तरीके से जब निकल रही थी, इस तरीके से ये निकल रही थी, है ना। तो अभी मुझे इसमें आउटर और इनर चैनल जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कंटिन्यूसली एक दूसरे को इरोड करते रहे और फाइनली यहाँ पे इसको पूरा कट कर दिया और अभी ये रिवर सीधा बहना स्टार्ट हो गई, इसका कर्व कम हो गया है। तो जब ऑक्सबो लेक बन जाती है तो रिवर का कर्वेचर कम हो जाता है और जहाँ पे दोनों पॉइंट इरोजन के मिलते हैं एट द सेम में भी कट ऑफ जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, राइट। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल पैटर्न हो गया। हम इसको लैंडफॉर्म नहीं बोलेंगे, दिस इज अ डिपोजिशनल फीचर। डिपोजिशन की वजह से ये फीचर बन रहा है लेकिन ये लैंडफॉर्म नहीं है, दैट्स अ डिफरेंस, ओके। अच्छा, लास्ट है हमारा ब्रेडेड चैनल, ये लास्ट है हमारा रिवर का। इसके बाद में हमारा ग्राउंड वाटर स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्रेडेड चैनल में क्या है, जब रिवर कोर्स मटेरियल को लेके आती है तो वो क्या करती है कि अभी हमने देखा था कि सेलेक्टिव डिपोजिशन करती है। सेलेक्टिव डिपोजिशन में क्या होता है कि जो कोर्सर मटेरियल होता है वो पास में रिवर बैंक के बिल्कुल पास के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, विच कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल बार। सेंट्रल बार किसको बोलते हैं, रिवर के बीच में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं ब्रह्मपुत्र रिवर का एग्जाम्पल लूँगी। ब्रह्मपुत्र रिवर जब तिब्बत के ड्राई एरिया से आती है तो बहुत सारा सेडिमेंट साथ में लेके आती है। सो बहुत सारे सेडिमेंट की वजह से क्या होता है कि उसमें बहुत लोड आ जाता है। फिर जैसे ही वो आसाम के प्लेन एरिया में आती है तो जेंटल स्लोप हो गया और उसके पास बहुत हेवी सेडिमेंटेशन है, तो क्या होता है कि वो सेडिमेंटेशन रिवर के बीच में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से रिवर आ रही है तो रिवर के बीच में वो सेडिमेंट एक आइलैंड की फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिपोजिशन क्या है, ये कोरस मटेरियल का डिपोजिशन है, इसको बोलते हैं सेंट्रल बार। दिस इज व्हाट अ सेंट्रल बार। तो अगर ऐसे ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे बन जाएंगे तो रिवर क्या है, इसके बीच में से एज ए डिस्ट्रीब्यूटरी निकलने लग जाएगी, तो उनको ब्रेडेड चैनल बोलते हैं। तो इससे फ्लो रिवर का विच डाइवर्ट द फ्लो टुवर्ड्स द बैंक। क्यों डाइवर्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इसने आइलैंड ने, यहाँ पे सेडिमेंट डिपोजिशन ने एरिया को कवर कर लिया है। तो यहाँ इसको पानी को तो पूरा स्पेस चाहिए फ्लो होने के लिए, तो ये क्या करेगी, लेटरल इरोजन करेगी और यहाँ पे ये इसको वाइडन करेगी, विच इंक्रीजेज द लेटरल इरोजन ऑन द बैंक। तो जैसे ही वैली वाइड होगी वाटर कॉलम रिड्यूस हो जाएगा, विच मीन्स कि पहले रिवर इतने एरिया में बह रही थी, अभी रिवर अगर इतने एरिया में बह रही है तो वाटर कॉलम मतलब वाटर का जो डेप्थ है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी ये ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो गया है, एरिया इसका इंक्रीज हो गया है, सो वाटर का डेप्थ कम हो गया है। इस चीज़ को आप समझ सकते हो ना, एक आपने ये बीकर लिया और एक आपने ये बीकर लिया, दोनों के अंदर आपने 1 लीटर पानी डाला, तो ये क्या हो गया है, ये इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका एरिया ज़्यादा हो गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वाटर कॉलम, दिस इज़ वाटर कॉलम, ये रिड्यूस हो गया है, वाटर कॉलम रिड्यूस हो गया है, राइट। ओके, सो फिर क्या होगा, और भी मटेरियल डिपॉजिट होता जाएगा तो आइलैंड जैसे ही सिचुएशंस बन जाती है और जो लेटरल बार्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इसकी वजह से पानी एज ए सेपरेट चैनल बहना स्टार्ट हो जाता है, इस तरीके से ब्रेडेड हो जाता है। ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये सारे के सारे सेडिमेंट के डिपॉजिट्स हैं जो एज एन आइलैंड बन गए हैं। तो नाउ डिपोजिशन और लेटरल इरोजन दोनों एसेंशियल हैं ब्रेडेड पैटर्न के लिए, इसको स्टार मार्क करो। डिपोजिशनल एंड लेटरल इरोजन ब्रेडेड पैटर्न के लिए एसेंशियल है। और अल्टरनेटिवली जब डिस्चार्ज बहुत कम होता है, स्लोप बहुत जेंटल होता है और जब इसमें ज़्यादा सेडिमेंट्स होते हैं, मोर लोड इन द वैली, तो चैनल बार और आइलैंड्स ऑफ द सैंड, ग्रेवल एंड पेबल बनना स्टार्ट हो जाते हैं चैनल के फ्लोर पे। इसकी वजह से जो रिवर फ्लो है वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूटरीज में चला जाता है और डिस्ट्रीब्यूटरीज आगे जाके फिर से मिल जाती है जहाँ पे भी वो आइलैंड खत्म हो गया है। सो ये थ्रेड लाइक स्ट्रीम बन जाती है जिसमें वाटर रीजॉइन करता है एंड इट कीप ऑन सब डिवाइडिंग। तो ये मतलब ऐसे ये लेट मी शो यू हियर, ओके, सी द रिवर इज कमिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये पूरा डिपोजिशन हो गया, इसकी वजह से ये 2 चैनल में डिवाइड हो गई। फिर आगे जाके यहाँ पे डिपोजिशन अगर खत्म हो गया तो आगे जाके फिर मिल जाएगी, फिर ये 2 चैनल में जम जाएंगे। तो जिस तरीके से चोटी बनती है ना उस तरीके से, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेडेड चैनल, बिकॉज इट्स लाइक ब्रेड की तरह ये आगे पीछे होता जा रहा है। सो दिस इज हाउ द ब्रेडेड चैनल वर्क्स। सो दिस इज एंड विद दैट नोट हमारा रिवर वाला पॉइंट खत्म होता है। बट देयर इज वन पॉइंट आई wanted you to tell which is the river regeneration। तो जब हमने इंसाइज्ड या एंट्रेंच्ड मीएंडर पढ़ा था तब हमने रिजेनुवेशन ऑफ द रिवर की बात करी थी। तो उसमें क्या होता है, रिजेनुवेशन ऑफ द रिवर के अंदर या तो
हमारा जो कॉन्टिनेंट एरिया है ये अपलिफ्ट हो जाता है या जो वाटर सी लेवल है वो नीचे हो जाता है। तो जब अगर मान लो कि एरिया अपलिफ्ट हो गया है तो क्या होगा, एक निक पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। उस निक पॉइंट पे रिवर रिजनोवेट हो जाती है और ये फिर से वही यूथ से मेच्योर से ओल्ड स्टेज पे आना स्टार्ट कर देती है। सो दैट इज़ अवर रिवर रिजनोवेशन। ओके, एंड विद दैट नोट हमारा रिवर वाटर का एज एन इरोजनल और एज एन डिपोजिशनल वाला जो फीचर है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्राउंड वाटर। सो आई डू नॉट वॉन्ट टू मिक्स दीज टू चैप्टर्स। बिल्कुल मैं दोनों टॉपिक्स को मिक्स नहीं करना चाहती हूँ, नहीं तो आप रिवर वाटर और ग्राउंड वाटर में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो ग्राउंड वाटर को हम अगले वाले चैप्टर के अंदर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर मैं इसको यहीं पे फिनिश करूँगी। अगले वाले चैप्टर में हम ग्राउंड वाटर करते हैं, उसके बाद हम इसे 1 by 1 लेक्चर में करते रहेंगे, लेक्चर के अंदर इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। सो विद दैट नोट लेट्स फिनिश दिस लेक्चर हियर। आई सी यू गाइज विद the groundwater lecture in the next time. Till then, take care. Bye bye.